हर खबर कुछ कहती है, सिर्फ उतना नहीं जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं आगे। तो मैं अमित मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं न्यूज इनसाइट, यानी खबरों की वो नजर जहां कोई भी एंगल ना छूट पाए। आज न्यूज इनसाइट में हम बात करेंगे कदम कदम पर गद्दारी, फिर कैसे होगी यारी। बिलावल खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर होगी मणिपुर से। जल उठा मणिपुर, किसने रचा षड्यंत्र, इस खबर की भी बात हम करेंगे। और फिर बात करेंगे महिला खिलाड़ियों से जुड़ी खबर की। खेलों में महिलाओं का रुझान बढ़ा है, लेकिन उन्हें सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। और न्यूज इनसाइट में पहली बड़ी खबर जो है वो मणिपुर से है। मणिपुर के 8 जिलों में फैली हुई है हिंसा। राज्य सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट भी बंद है। आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को यह हिंसा शुरू हुई थी। भारत के पूर्वोत्तर में बसा खूबसूरत राज्य मणिपुर हिंसा की तेज लपटों में अभी जल रहा है। राज्य के आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय आमने सामने आ गए हैं। नतीजन पूरे प्रदेश में भयंकर हिंसा हुई है, जिसे पुलिस काबू नहीं कर सक रही है और पाला मिलिट्री फोर्स के साथ सेना को तैनात करना पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों को भड़काकर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को हिंसा हुई, जिसकी चपेट में 8 जिले आ गए हैं। मणिपुर के राज्यपाल ने हिंसाग्रस्त इलाकों में दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। इससे पहले हिंसाग्रस्त क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई थी। मणिपुर में अगले 5 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मणिपुर में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट के साथ ब्रॉडबैंड सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा चुका है। हालात को देखते हुए मणिपुर के 8 जिलों इम्फाल वेस्ट, कांगचिन थौबाल, जिरीबाम, विष्णुपुर, चुरा चांदपुर, कांगकोपुपी, तेंगोपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन सारे बवाल की जड़ को कब्जे की जंग माना जा रहा है और हो सकता है कि यह जंग और उसकी भूमिका पृष्ठभूमि पहले से बनी हुई हो। इसे ऐसे समझिए कि मैतेई समुदाय की आबादी मणिपुर में 53% से ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ घाटी में बस सकते हैं। वहीं नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी इलाकों में बसे हैं, जो राज्य का 90% इलाका है। मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। चूंकि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते हैं, जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहे तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं। मैतेई और नागा कुकी के बीच विवाद की असली वजह यही है और इसी विवाद की वजह से ये हाल मणिपुर का हुआ है। इसलिए मैतेई ने भी खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग शुरू कर दी थी। दरअसल हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमबी मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई को भी अनुसूचित जाति एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा की मांग करने वाले संगठन का कहना है कि यह सिर्फ नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पैतृक जमीन, संस्कृति और पहचान का मसला है। संगठन का कहना है कि मैतेई समुदाय को म्यांमार और आसपास के पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध प्रवासियों का खतरा है। इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर यानी ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। इसी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई थी। आपको इस विषय में पूरी जानकारी के साथ हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको बताएगी कि मणिपुर हिंसा की पृष्ठभूमि क्या थी और अभी आज के हालात मणिपुर में क्या है। पहले वो रिपोर्ट देखिए। हिंसा की भयंकर आग, जल उठा मणिपुर। 8 जिलों में कर्फ्यू, बेकाबू हालात देख सेना तैनात। इंटरनेट मोबाइल बंद, 7500 लोगों को भेजा गया राहत कैंप। सीएम बीरेंद्र सिंह से अमित शाह की बात, षड्यंत्र के कौन कौन गुनहगार। मणिपुर में आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान बड़ी हिंसा हो गई। इसके बाद राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद कर दी गई। आर्मी और असम राइफल्स की तैनाती के साथ 7500 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया।
तेजी से हालात बिगड़ने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से फोन पर बात कर हालात की जानकारी दी। बीरेन सिंह वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। While soliciting your cooperation in maintaining peace, the deployed state police and the central forces have been directed to take strict action against individuals and the group indulging in violence. We should all stand united to restore normalcy in Manipur at the earliest. आपको बता दें, ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च बुलाया। इसी दौरान आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों में झड़प हो गई। आदिवासी समुदाय मैतेई यानी गैर आदिवासियों को एसटी दर्जा देने का विरोध हो रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई को एसटी दर्जा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 4 महीने के भीतर केंद्र को रिकमेंडेशन भेजा जाना है। इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा शुरू हो गई। महिला बॉक्सिंग में भारत के लिए ओलंपिक का ब्रोंज जीतने वाली मैरी कॉम ने हिंसा की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा है कि उनका राज्य जल रहा है। मैरी कॉम के मुताबिक हालात बेहद खराब हैं। कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। मैरी कॉम ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। आदिवासी मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। आदिवासियों मैतेई के बीच हिंसा भड़क उठी है। हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हिंसा बेकाबू होने पर सेना असम राइफल्स बुलाई गई। बता दें, आरक्षण के विरोध के लिए आदिवासियों के मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा भड़क उठी। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। इसके बाद सेना और असम राइफल्स को बुलाया गया। इम्फाल पश्चिम, कैक्चिंग थोबल, जिरीबाम, विश्रुपुर, चूड़ाचंदपुर, कांगपोकपी, तेंगुएपाल में कर्फ्यू लागू किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां राजधानी इम्फाल भेजी गई है। वहीं सीआरपीएफ की करीब 15 कंपनियां मणिपुर में पहले से ही मौजूद है। एडिशनल फोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा है कि हिंसा की वजह से 2 समुदायों के बीच गलतफहमियां हैं। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को सही तरीके से लोगों की सलाह के जरिए हल कर लिया जाएगा। लिहाजा सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। मैतेई मणिपुर का गैर आदिवासी समुदाय है। ये मणिपुर की आबादी का 53% हिस्सा है। मुख्य रूप से इस समुदाय के लोग मणिपुर घाटी में रहते हैं। मैतेई समुदाय को पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। मैतेई 10 साल से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। मैतेई लोगों के मुताबिक म्यांमार और बांग्लादेश के लोग बड़े पैमाने पर राज्य में दाखिल हो गए हैं और उनके चलते इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो खबर जिसका इंतजार न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत भी उस चीज को लेकर काफी उत्सुकता से देख रहा है। पड़ोसी हमेशा दोस्त से भी ज्यादा मददगार और वफादार माना जाता है, क्योंकि किसी भी दुख दर्द में आपको पहले पड़ोसी ही मदद करते हैं, बाद में आपके दोस्त या रिश्तेदार आते हैं। लेकिन भारत को वो सुख कभी नहीं मिला, क्योंकि एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। और इनके विषय में क्या कहा जाए, क्योंकि वफादारी या रिश्तेदारी निभाना तो दूर, इन्होंने कभी हमारे साथ पड़ोसी का धर्म ही नहीं निभाया, जबकि हमने हमेशा एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका अदा की। अब एससीओ की बैठक में पाकिस्तान ने अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भेजा है, लेकिन सीमा पार से पाकिस्तान आतंकवादी भी भेजता रहता है। तो ऐसे पड़ोसी पर कैसे करें एतबार, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं रिश्तों में रहा जिम्मेदार। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए गोवा में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और चीनी विदेश मंत्री किंग गैंग पहुंच गए हैं। इन दोनों की बैठक को लेकर काफी उत्साह भी नजर इन दोनों में आ रहा है और काफी उत्साहित भी ये हैं। जैसे ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत पहुंचे, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद एससीओ क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में विदेश मंत्रियों की एससीओ परिषद की बैठक में भाग लेने का पाकिस्तान का फैसला एससीओ चार्टर और बहुपक्षवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है, ये शहबाज शरीफ का बयान। बिलावल भुट्टो के एससीओ समिट में शामिल होने पर भारत पहुंचने के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन एससीओ की बातें अभी हो रही हैं, तो एससीओ क्या है इसके विषय में हम जान लेते हैं। एससीओ को और विस्तार से समझते हैं,
इसकी स्थापना संघाई में 15 जून 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। इसमें 8 स्थायी सदस्य हैं, 4 पर्यवेक्षक देश हैं, कुछ संवाद भागीदार हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत 2005 में पर्यवेक्षक बना, फिर 2017 में भारत को अस्थायी सदस्य बना दिया गया। पाकिस्तान भी 2017 में ही इसमें शामिल हुआ था। एससीओ को क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के उद्देश्य के लिए गठित किया गया था। इसमें भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य देश हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की संवाद भागीदार हैं। इसके नए संवाद भागीदार हैं मिस्र, कतर और सऊदी अरब। वहीं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया इसके पूर्ण सदस्य बनना चाहते हैं। यानी आप इसकी महत्वता अब समझ रहे होंगे। एससीओ में किन मुद्दों पर बात होती है उसे भी जान लेते हैं। एससीओ में आतंकवाद, पर्यावरण, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन के साथ साथ एससीओ के विस्तार क्षेत्र, क्षेत्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी चर्चा होती है। और इसी चर्चा के लिए ये तमाम विदेश मंत्री भारत में इस वक्त जुटे हैं। भारत इस बार एससीओ समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में समरकंद में एससीओ समिट आयोजित हुई थी, जिसमें भारत को 2023 के लिए अध्यक्षता सौंपी गई थी। समरकंद एससीओ में 15-16 सितंबर 2022 को एससीओ नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार नेताओं का जमावड़ा लगा था। प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग, पुतिन एक ही मंच पर सब नजर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, बातचीत से मुद्दे को सुलझाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की इसी बात को कोट करके पश्चिमी देश, यहां तक कि यूएन ने भी युद्ध विराम की बात कही थी। एससीओ के बारे में तो जानकारी हमने ले ली, पिछला एससीओ कहां हुआ था उसके बारे में भी हमने जान लिया। अब लौटते हैं गोवा में हो रहे एससीओ समिट पर, जिसमें शामिल होने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत पहुंचे हैं। पिछले 12 सालों में यह पहला मौका है जब पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया हो। पिछली बार 2011 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान भारत आई थी। भुट्टो का यह दौरा ऐसे समय में है जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं। 2019 में पुलवामा हमला और फिर भारत का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करना, इन दोनों घटनाओं से दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। भारत पाकिस्तान के रिश्ते तब और तल्ख हो गए जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम पर सख्त आपत्ति जताते हुए राजनयिक संबंधों को सीमित कर लिया और भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते भी तोड़ लिए। इसके बाद ही दोनों देशों के बीच का तनाव बना हुआ है, जो बदस्तूर जारी है। धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का रुख था कि जब तक कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल नहीं किया जाता, भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ये इमरान खान की टिप्पणी थी। अब ये पता नहीं कि पाकिस्तान की पॉलिसी कब बदली या नहीं बदली, लेकिन एससीओ के चीफ जस्टिस मीटिंग में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं आए। रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में भी पाकिस्तान ने वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत का कोई अभी प्रारूप तैयार नहीं हुआ है। वो बातचीत इस बैठक में तो नहीं हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, ये साफ हो गया है। बावजूद इसके बिलावल भुट्टो भारत के दौरे पर हैं और ऐसे में समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लिए एससीओ की अहमियत इतनी ज्यादा इस वक्त क्यों है, क्यों बिलावल भारत के दौरे पर आए हैं। पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन के नेतृत्व वाला संगठन एससीओ पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। पाकिस्तान रूस के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। ऊर्जा के लिहाज से रूस पाकिस्तान के लिए एक अहम देश बनकर उभरा है। एससीओ से पाकिस्तान के हित गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो मीटिंग से दूर रहकर एससीओ में खुद को अलग थलग नहीं करना चाहता था। यही वजह है कि भारत के साथ तनाव के बावजूद बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें अपने करीबी देश चीन से चीन के विदेश मंत्री किंग गोंग और रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव से मिलने का मौका मिलेगा। और मैं बताऊं आपको कि बिलावल भुट्टो की इन दोनों नेताओं से गोवा में मुलाकात आज हुई भी है।
पाकिस्तान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय एरिना में जो वो अलग थलग पड़ रहा है वो इस मीटिंग से इससे निकले, यानी अपने छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बदस्तूर पेश करे। इसके लिए बिलावल का ये दौरा पाकिस्तान की तरफ से महत्वपूर्ण था। यानी कि बिलावल का भारत आना सिर्फ मौके की तलाश है जो पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने में मदद कर सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ मीटिंग से इतर दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल टॉक करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात वाली लिस्ट में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का नाम नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिलावल अली भुट्टो किसी तरह अगर एस जयशंकर से मिलते हैं तो उन्हें पाकिस्तान में काफी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। अगर आमना सामना हो गया तो दूसरी बात है, क्योंकि भारत का स्पष्ट पक्ष है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां बंद होगी। अब ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या बिलावल के भारत आने के पीछे चीन का कोई प्रेशर या प्रभाव तो नहीं है? उसे भी हम समझते हैं। पाकिस्तान ने मार्च में अमेरिका की तरफ से बुलाए गए समिट फॉर डेमोक्रेसी के दूसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका ने सम्मेलन में चीन को आमंत्रित नहीं किया था। इसी कारण पाकिस्तान ने भी सम्मेलन से दूरी बना ली। समिट फॉर डेमोक्रेसी का पहले शिखर सम्मेलन जो 2021 में आयोजित किया गया था, उससे भी पाकिस्तान दूर रहा। चीन ने पाकिस्तान के इस कदम का स्वागत किया था। माना गया कि चीन के इशारे पर ही पाकिस्तान दूसरे शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। इधर भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो ने भारत आने का फैसला लिया। इस वजह से इसमें चीन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, और जिस प्रेशर की बात हम पाकिस्तान पर कर रहे हैं वो चीन का प्रेशर हो सकता है। जानकारों के मुताबिक अगर एससीओ में पाकिस्तान शामिल नहीं होता तो चीन नाराज हो सकता था। अब ऐसे में एक सवाल और भी उठता है कि क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री एससीओ समिट में शामिल होने इसलिए तो नहीं आए हैं क्योंकि पाकिस्तान एक कंगाली के कगार पर पहुंच चुका है और वो भारत के साथ भी रिश्ता सुधार कर इस कंगाली से उबरना चाहता है? तो इसे भी हम समझते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस वक्त बेहद खराब है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के कगार पर खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज को लेकर भी किसी तरह की सहमति नहीं बन पा रही है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। आम लोग आटा, दाल, चीनी, दूध जैसी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। अगस्त 2019 से पहले भारत पाकिस्तान के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता था, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद भारत से पाकिस्तान में होने वाले निर्यात में 90% की गिरावट आई। इस बदलाव से पाकिस्तान के चीनी और कपड़ा उद्योग बेहद प्रभावित हो गए। पाकिस्तान में चीनी की कीमतें काफी बढ़ गई, जिससे आम पाकिस्तानियों को काफी दिक्कतें आ रही है। पाकिस्तान फिलहाल गेहूं की किल्लत से भी जूझ रहा है। अगर भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते सामान्य होते हैं तो भारत उसकी मदद कर सकता था। पाकिस्तान की जनता को फायदा होता और उन्हें चीजें सस्ती मिल जाती। ये वजह भी हो सकती है कि बिलावल का ये दौरा भारत के साथ रिश्ते और खास तौर से व्यावसायिक रिश्ते सुधारने की दिशा में एक पहल हो। बिलावल भुट्टो के दौरे भले ही किसी मकसद के हों या ना हों, लेकिन इसका भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। विदेश मंत्रालय के जानकारों का मानना है कि बिलावल भुट्टो का यह दौरा द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय है। वो एससीओ की मीटिंग में शामिल होने आए हैं, जिससे भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने की उम्मीद तो कम ही है। हालांकि ये दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक बदलाव जरूर है, क्योंकि जो बर्फ जमी हुई थी रिश्तों में, उसमें एक पिघलाव जरूर शुरू हुआ है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो हो सकता है कि भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते सुधर भी जाएं। लेकिन रिश्ते तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता। 22 अप्रैल को कश्मीर में एससीओ समिट का आयोजन हुआ, जिससे पहले पाकिस्तान इतना तिलमिला गया था कि उससे 2 दिन ही पहले यानी 20 अप्रैल को जम्मू के पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाटा धुरियन क्षेत्र में जवानों के ट्रक पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इस घटना ने भारत पाकिस्तान के रिश्ते में और खटास डालने का काम कर दिया। अगर भुट्टो की बात करें हम, तो इन्होंने कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। 2014 में कहा था कि कश्मीर का एक इंच वापस लेंगे, और अब भारत पहुंचने के बाद ये कह रहे हैं कि वो यहां आकर काफी खुश हैं। तो इन बयानों को क्या समझा जाए? इससे पहले पाकिस्तान से रवाना होने के पहले भुट्टो ने एक वीडियो भी पोस्ट की थी। बिलावल 12 साल बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं।
इसके पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान भारत आई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच 7 साल से बातचीत बंद है। इसलिए बिलावल भुट्टो की इस विजिट पर सबकी नजरें हैं। बिलावल पाकिस्तान की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। वो अप्रैल 2022 में 33 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे युवा विदेश मंत्री बने थे। इसके बाद से उन्होंने भारत को लेकर 5 विवादित बयान भी दे दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो परिवार के वारिस हैं। ये वही परिवार है जिसका भारत से 4 पीढ़ियों पुराना नाता है। भुट्टो परिवार ने पाकिस्तान की सियासत में प्रमुख भूमिका निभाई। 1967 में बनी पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी का नेतृत्व इसी परिवार के पास रहा। बिलावल इस परिवार की 4थी पीढ़ी है। बिलावल के परनाना शहनवाज भुट्टो ने ही जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान में विलय का आइडिया दिया था। वो ब्रिटिश भारत के सिंध क्षेत्र लरकाना के बहुत बड़े जमींदार थे। इनके पास तकरीबन 2.5 लाख एकड़ जमीन थी। उस वक्त सिंध का इलाका उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनवाने में शहनवाज भुट्टो का बड़ा योगदान था। बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ब्रिटिश भारत में पले बढ़े। 1942 के आसपास मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही वह भारत विभाजन की राजनीति करने वाले संगठनों और आंदोलनों में सबसे सक्रिय थे। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय भेजा गया। लौट कर आए तो देश का बंटवारा हो चुका था। 1957 में देश लौटते ही जुल्फिकार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बने। वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे और भारत विरोधी गतिविधियों में भी लगे रहे। बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं और कश्मीर को लेकर हमेशा मुखरता भी दिखाती रही। भारत को लेकर उनका रुख बहुत विरोध का तो नहीं रहा, लेकिन यह भी नहीं कह सकते हैं कि उनके मन में भारत से कोई प्रेम था। वो कई सार्वजनिक मौकों पर कहती थीं कि उनके 3 आदर्श हैं। उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो, फ्रांस के राष्ट्रपति संत जॉन ऑफ आर्क और इंदिरा गांधी। पूरब की बेटी के नाम से जानी जाने वाली बेनजीर किसी भी मुस्लिम देश में की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 2007 में एक आत्मघाती बम धमाके में आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। बिलावल भुट्टो परिवार के वारिस हैं। वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, तो उनका भी भारत के साथ न चाहते हुए भी रिश्ता कुछ न कुछ है। और ब्रेक के बाद न्यूज इनसाइट में फिर आपका स्वागत है। तो ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए हैं और क्या क्या उनकी मंशा है, उस पर हमने चर्चा की। बिलावल का क्या कनेक्शन भारत के साथ है, वो भी उस चीज का जिक्र हमने किया। खैर, पाकिस्तान जब तक अपनी आदतें नहीं सुधारता, भारत के साथ कोई नरमी की अपेक्षा वो ना करे। अब एक दूसरी बड़ी खबर जिसका जिक्र आज की तारीख में बहुत जरूरी है और उसे आप समझिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई बंद तो कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दे दी गई है। उनकी मांग थी, यानी महिला पहलवानों की मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो, वो पूरी हो चुकी है। अब कोई और मामला हो तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई बंद करने की बात तब सामने आई है जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हो चुकी है। इस झड़प के बाद लगातार 12वें दिन धरना दे रहे पहलवानों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि पहलवानों की शिकायत है क्या किसी दूसरे फेडरेशन में भी ऐसी कोई दिक्कत है? तो आज इसी की बात हम करेंगे और इस पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर पहलवान जो देश का गौरव है और जब वो मेडल जीतते हैं तो पूरे देश को उस पर खुशी होती है, वो आखिर धरने पर बैठे हैं और निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या एक ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है या पहलवान के ऊपर जो राजनीति के आरोप हैं उससे कहीं बचा नहीं जा सकता है? तो इस विश्लेषण के साथ तमाम उन चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या जो संघ हैं उनके साथ क्या क्या नियम हैं और क्या नियमों का पालन हो रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप हैं, जिसके बाद से ही देश के जाने माने पहलवान मोर्चा खोले हुए हैं। इनकी शिकायत पर 2 जांच कमेटी का गठन हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, लेकिन इसी बीच ये सवाल भी उठता है कि क्या बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है? क्या वहां पर शिकायत के लिए कोई उचित मंच है भी या नहीं? 23 जनवरी को जिस दिन केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पहली बार
ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए मैरी कॉम के नेतृत्व वाली समिति का गठन किया, उसी समय सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी का महत्व बताते हुए एक पत्र भेजा गया था। मैरी कॉम की अध्यक्षता वाले पैनल से जांच पड़ताल शुरू हुई तो एक बात प्रमुख रूप से सामने आई, वो ये थी कि कुश्ती फेडरेशन में कोई भी आंतरिक शिकायत समिति नहीं थी, जो 2013 यौन उत्पीड़न निवारण यानी पीओएसएच अधिनियम के तहत द्वारा अनिवार्य है। यानी जब ऐसा कोई मंच ही नहीं है तो खिलाड़ी शिकायत कहां करेंगे, ये प्रमुख बात है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि WFI ऐसा करने वाला अकेला नहीं है। 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों में से कम 16 ऐसे हैं जो इस नियम का पालन ही नहीं करते हैं, यानी आंतरिक शिकायत समिति वहां नहीं है। इन सभी ने 2018 एशियाई खेलों में, 2021 टोक्यो ओलंपिक और पिछले साल के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया। भारत में जब खेलों में महिलाओं की भागीदारी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, तब खेलो इंडिया गेम्स में 2018 से 2020 के बीच करीब 61% की वृद्धि हुई। उसके बावजूद 2013 यौन उत्पीड़न निवारण पीओएसएच अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति नहीं बनी। अब आपको दिमाग में एक सवाल तो ये उठ ही रहा होगा कि आखिर ये आंतरिक शिकायत समिति क्या है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी को पीओएसएच अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत के लिए पहला प्लेटफॉर्म है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बन सके। कानून के अनुसार कम से कम 4 सदस्य इसमें होने चाहिए, जिनमें से कम आधी महिलाएं हों, यानी 2 सदस्य तो महिलाएं होनी ही चाहिए। साथ ही एक महिला सदस्य फेडरेशन या संस्था के बाहर की भी होनी चाहिए, जो एक गैर सरकारी संस्था या संगठन या संघ से हो, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्था हो, या संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति यौन उत्पीड़न पर एक वकील की तरह हो। यानी 4 लोग होंगे, जिसमें किसकी क्या भूमिका होगी यह स्पष्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी 30 महासंघों के अधिकारियों की घोषणाओं की समीक्षा की गई और पदाधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन कुश्ती समेत 5 बड़े महासंघों के पास आईसीसी तक नहीं है। 4 महासंघों में सदस्यों की निर्धारित संख्या नहीं है, वहीं 6 महासंघों के पास अनिवार्य बाहरी सदस्य इस पैनल में नहीं है। वहीं एक खेल संघ के पास 2 पैनल थे, लेकिन किसी भी पैनल में स्वतंत्र सदस्य था ही नहीं। सरकार को इस बात का अंदेशा है कि यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। इसी के चलते मैरी कॉम की अध्यक्षता में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न की जांच के लिए बनी समिति के बाद सभी राष्ट्रीय खेल संघों को पत्र भेजकर आईसीसी के महत्व को बताया गया था। साथ ही खेल संघों को उसकी संरचनाओं और नीतियों की फिर से जांच करने और पीओएसएच कानून की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कहा गया था। पहलवानों के प्रदर्शन के बाद अब एक बात तो साफ है कि अगर खेलों को आगे बढ़ाना है और खेलों में लड़कियों की भागीदारी को मजबूत करना है, तो खेल संघों को सख्ती बरतनी होगी, कानून का पालन करना होगा, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक भारत की बेटियां खेलों में जाएंगी तो जरूर, लेकिन उनके मन में एक डर जरूर रहेगा, क्योंकि वहां पर कहीं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो जाए। और अब एक दूसरी बड़ी खबर। भारत में जहां महिलाएं देवी का रूप मानी जाती हैं, उनकी पूजा होती है, वहां आज भी महिलाएं सशक्त नहीं हो पाई हैं। लड़कियों को मौके नहीं मिलते जो उन्हें मिलने चाहिए। बच्चियों को लड़कों के बराबर आज़ादी नहीं है। 21वीं सदी में भी लड़कियों को शादी के लिए अपनी पसंद का लड़का तक चुनने का छूट नहीं है। इन सबसे भी एक बड़ी और समस्या है बाल विवाह की, जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी को लेकर यूनिसेफ की एक रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट की हम बात करने वाले हैं कि क्या है ये रिपोर्ट। बाल विवाह न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया में एक समस्या है। दुनिया भर में बाल विवाह के आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन इसके घटने की रफ्तार इतनी धीमी है कि बाल विवाह पूरी तरह खत्म होने में करीबन 300 साल लग जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह में गिरावट का सिलसिला किसी भी समय पलट भी सकता है। इस पर रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम की हेड
क्लाउडिया कापा का कहना है कि बाल विवाह की प्रथा को खत्म करने की दिशा में हमने निश्चित रूप से प्रगति की है, खासकर बीते 10 साल में, लेकिन दुर्भाग्य से यह प्रगति काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में शादियां में ज्यादातर लड़कियों की उम्र 12 से 17 साल के बीच ही होती है। एक और बड़ी चिंता यह है कि बाल विवाह में गिरावट भी खतरे में है, खासकर कोविड-19 महामारी, दुनिया में कई जगह जारी युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण कम उम्र में शादी के खतरे भी बढ़ रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के कारण 2020 से 2030 के बीच कम उम्र की 1 करोड़ अतिरिक्त लड़कियों की शादी के आसार हैं। दक्षिण एशिया बाल विवाह का सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया के 45% बाल विवाह इसी इलाके में होते हैं। हालांकि भारत में इनकी रोकथाम की दिशा में काफी प्रगति हुई है, लेकिन दुनिया के 64 करोड़ बाल दुल्हनों में से 1/3 भारत में ही हैं। यूनिसेफ का अनुमान है कि इस वक्त दुनिया में करीब 64 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हुई। हर साल करीब 1.2 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो रही है। हालांकि पिछले 25 सालों में बाल विवाह की संख्या लगातार कम हुई है। यूनिसेफ की प्रमुख पे कैथरीन रसेल का बाल विवाह को लेकर कहना है कि ये दुनिया एक के बाद विवादों में उलझी हुई है। ये विवाद बच्चों के सपनों को कुचल रहे हैं। इनमें ऐसी भी लड़कियां हैं जो छात्राएं बनना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, वो इस उम्र में दुल्हन नहीं बनना चाहती। ये भी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना, युद्ध, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में कम उम्र में शादी और तेजी से हो सकती है, जो बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान को धीमा करेगी। यूनिसेफ का कहना है कि बाल विवाह के कारण महिलाओं की गैर बराबरी की समस्या और बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर लड़कों के बाल विवाह का अनुपात कम है। हर 7 बाल विवाह में से 1 लड़के का और 6 लड़कियों के होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह स्पष्ट तौर पर बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। कई परिवार इसे लड़कियों की सुरक्षा के उपाय के तौर पर देखते हैं, तो कई परिवारों के लिए बेटी की शादी का मतलब यह भी है कि अब उन्हें एक सदस्य का पेट नहीं भरना होगा। ये एक मानसिकता है, अभी भी ये मानसिकता है। लड़कियों को अब भी एक बोझ के तौर पर देखा जाता है, जिसकी वजह से सदियों से बाल विवाह की प्रथा चली आ रही है। इसी सोच को बदलने का प्रयास हो रहा है। लगातार चलाए जा रहे अभियान की वजह का भी नतीजा है कि अब भारत में बाल विवाह कम हुए हैं। बाल विवाह के खिलाफ कानून भी हैं, लेकिन बावजूद इसके चोरी छिपे पिछड़े इलाकों में बाल विवाह की प्रथा चल ही रही है। और अब हम बात करते हैं दुनिया भर में हो रहे पत्रकारों पर हमले और हत्याओं की। यूएन ने पत्रकारों पर हमले और हत्याओं पर चिंता जाहिर की है। अब इसी की बात हम करेंगे। कल वर्ल्ड फ्रीडम डे था और इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पत्रकारों पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त की और बताया कि दुनिया भर में पत्रकारों की हत्याओं के मामले 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। अगर अकेले 2022 की बात करें तो कम से कम 67 मीडिया कर्मियों की हत्याएं हो गई हैं। गुटेरेस ने पत्रकारों की हत्या में बेतहाशा बढ़ोतरी को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि मीडिया की आज़ादी, लोकतंत्र व न्याय की आधारशिला है, अब वो खतरे में है। गुटेरेस ने सभी देशों के सरकारों से आग्रह किया है कि वे सच्चाई और उनके बारे में खबरें छापने वालों, दिखाने वालों को निशाना बनाना बंद करें। इससे सच भी खतरे में पड़ गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक 31 देशों की स्थिति बेहद गंभीर है। इस इंडेक्स में शामिल 180 देशों में भारत 161वें नंबर पर है। और अब बात पंजाब की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का अंतिम अरदास का कार्यक्रम आज उनके पैतृक गांव बादल में किया गया। प्रकाश सिंह बादल जी के अंतिम अरदास में देश की जानी मानी हस्तियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हुए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में 25 अप्रैल को निधन हो गया था। 75 साल के राजनीतिक सफर में 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल की आज अंतिम अरदास थी।
ਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਰਦੇ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो न्यूज इनसाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।